हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों होगा, ठीक है ना। उसी तरह बात करते हैं पेपर 4 में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ तो चीज़ें शायद ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए, जैसे पेपर 3 रहेगा ना, पेपर 3, तो पेपर 3 में जो है आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों के एक-एक क्वेश्चन होंगे, एक-एक टॉपिक से, ठीक है। तो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन जो है वो है और ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक-एक क्वेश्चन दोनों से है और इसमें अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। किसी लोगों का जो है वो कुछ-कुछ एग्ज़ाम सब भी है, तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है तो उनको हेल्प हो जाएगा और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना इम्पोर्टेंट भी है, तभी झारखंड ज्योग्राफी समझ पाएँगे थोड़ा-सा, ठीक है। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक्स हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब जाके मतलब कि ऐसी टॉपिक्स को हम लोग कवर करते जाएँगे जिसको समझना पहले इम्पोर्टेंट रहेगा, ताकि दूसरी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा क्लियरली जो है समझ पाएँगे। और हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो था। हालाँकि पिछला हफ्ता जो है इसी से एक क्वेश्चन था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन 2, ये आपका 11 टू 13th जेपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। 11 टू 13 जेपीएससी में ये पूछा जा चुका है, इसीलिए जो है हम लोग सोचे कि एक बार इसको डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो एक-एक करके चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से आपका 6 जेपीएससी में पूछा था, 7 टू 10th जेपीएससी में पूछा था और 11 टू 13 जेपीएससी में भी पूछ चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 14 जेपीएससी में नहीं पूछेगा। 14 जेपीएससी में हो सकता है ये जो 3 बार पूछा है उसी में से कोई एक क्वेश्चन जो है रिपीट कर दे। जेपीएससी जो है क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है ना, कभी-कभी रिपीट करता है। जैसे कि मैंने कल के डिस्कशन में, कल के नहीं, शनिवार दिन के डिस्कशन में मैंने बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन जो है हूबहू जो है 6 जेपीएससी जो है वो कॉपी करके पूछ दिया था। तो इस टाइप का जो है जेपीएससी कभी-कभी काम कर देता है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, ये मैं थोड़ा-सा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारक बताएँ। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के कारक बताएँ। फैक्टर्स के बारे में चर्चा करना है, ठीक है? डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में क्या कुछ सिद्धांत हैं, थोड़ा-सा उसको भी लिखना पड़ेगा और इसके कारक क्या हैं, ठीक है? तो इसके अगर हम लोग इसके आंसर को अगर बाँटना चाहें तो कितना सेक्शन में बाँट सकते हैं, ठीक है? को जो आपका आवाज़ है, ठीक है ना, वो प्रॉपर आ रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता ये सब तो चलिए बात की बात है। पहले ये समझिए कि हिस्ट्री में जो है, इतिहास में आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? हालाँकि ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था। सबसे पहली बात, अ, जो भी टॉपिक रहेगा उसको समझिए, ठीक है ना? कि वो टॉपिक है क्या? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सबको पता है, ये सबसे पहले की सभ्यता है, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पहले की सभ्यता है और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। और विश्व में कह सकते हैं कि एक सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो इससे क्या है, इतिहास हम लोगों का काफ़ी समृद्ध जान पड़ता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भारतीय इतिहास जो है विविधता एवं समृद्धता का प्रतीक है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई। और इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता से हुई
सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जैसे यहाँ लिख भी सकते हैं कौन कौन सी प्राचीनतम सभ्यताएं थी। विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, चीन की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ठीक है, इनसे अधिक गौरवशाली थी। इससे अधिक गौरवशाली थी और साथ ही इसकी कई विशेषताएं इसकी कई विशेषताएं आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं। ये मैं एक आइडिया दिया, ठीक है ना। तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि जो चीज़ इंडिया के फेवर में है, ठीक है, जो चीज़ इंडिया के पक्ष में है, इसको हमेशा बड़ा बना के दिखाना है। इससे इंडिया का नाम हो, ठीक है, इंडिया का गौरव इतिहास का पता चले, भारत का गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चले। ऐसा चीज़ से शुरुआत करना है, एकदम बड़ा चीज़, ऐसा लगे कि हाँ, ये चीज़ जो है पूरा पॉजिटिव इमेज आपका जो है कॉपी का बना दे, ठीक है, ऐसा चीज़। इसके बाद इतिहास का परिचय में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको विस्तार जो है बताना पड़ेगा, काल बताना पड़ेगा, उस समय के प्रमुख अगर मुख्य अगर राजा हुए होंगे या मुख्य शासक अगर हुए होंगे तो वो बताना पड़ेगा, ठीक है। कुछ प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, कुछ प्रमुख विशेषताएं, इसके अलावा कुछ प्रमुख घटनाएं, अगर वो इस तरह का कोई घटना हुआ है तो इसको मेंशन करना पड़ेगा। ये सब जो है इंट्रोडक्शन में आपको एनी हाउ जो है डालना पड़ेगा ही, ठीक है। इसमें कुछ स्टैटिक नॉलेज भी हो सकता है, स्टैटिक नॉलेज, ठीक है, जैसे कि विस्तार, काल। अब काल जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की काल जो है वो 2500 से 1700 बीसी जो है वो लगभग माना जाता है, 1750 बीसी माना जाता है, ठीक है, एक मोटा मोटी जो है। हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो 7000 ईसा पूर्व माना जाता है, 7000 बीसी माना जाता है। तो सबका अलग अलग चीज़ मानना है, लेकिन एक मोटा मोटी आप जो है ये टेन्योर जो है दिखा सकते हैं। मुख्य शासक उस समय वैसा कुछ था नहीं, सामाजिक स्थिति जो है वो इतनी प्रबल नहीं थी कि राजाओं का जन्म जो है वो हो चुका था। कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे कि नगरीय व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, इसके अलावा धार्मिक व्यवस्थाएं थी, ठीक है। हालांकि नगरीय व्यवस्था का ही ज़्यादा जिक्र देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। कुछ प्रमुख घटनाएं जैसे कि बात करते हैं तो व्यापार जो है वो उस समय भी जो है विश्व के अलग अलग हिस्सों से हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो ताम्रयुगीन ये जो सभ्यता थी कैसे थी, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ये चीज़ तो आपको इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर देना है, ताम्रयुगीन ये जो सभ्यता थी। साथ ही साथ ये आद्य ऐतिहासिक काल का सभ्यता था। इसका जो इसमें जो लिपि है, लिपि जो है लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इतिहास इसका जो है इतिहास को अभी तक लिखा गया था उसको भी पढ़ा नहीं जा सकता। तो मान के चलिए उस समय जो है इतिहास जो है उस समय के इतिहास को लिखित रूप में पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरह का कोई एविडेंस जो है वो मिलता नहीं है, ठीक है। हालांकि भाव चित्रात्मक लिपि का बात किया जाता है, लेकिन वो भाव चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कम से कम आपका इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ जो है बिल्कुल होना ही होना चाहिए, ठीक है, होना ही चाहिए, ठीक है। और इसका उत्पत्ति का जहाँ तक बात करते हैं उत्पत्ति का, तो उत्पत्ति से पहले जो है उत्पत्ति के कारकों से पहले उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ये उत्पत्ति का सिद्धांत हमको लगता है 14 जेपीएससी में पूछ सकता है, ठीक है ना, उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा उत्पत्ति का सिद्धांत कैसा है। उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो दो तरीके का है। एक तो जिसको बोलते हैं आकस्मिक उत्पत्ति सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है आपका स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत।
स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत। ठीक है, तो स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत का दो भाग है। एक तो है आपका वैदिक उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब कि वेद की सहायता से या फिर उसमें भगवान की कृपा से जो कह सकते हैं कि उत्पत्ति हुआ। और दूसरा जो है वो क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत मतलब धीरे धीरे जो है ये सभ्यता जो है ये विकसित हुई है। तो स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत का ये जो दो पार्ट है ये ध्यान रखना है। और एक जो है आकस्मिक उत्पत्ति सिद्धांत को ध्यान रखिएगा, विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसको फेवर कौन कौन करता है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत का जहाँ तक बात करते हैं, विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत को जो फॉलो करते हैं, जो मानते हैं, उसमें सर जॉन मार्शल है। ठीक है, इसके अलावा मार्टिमर व्हीलर हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो गार्डन चाइल्ड है। ये तीन नाम एकदम ध्यान रखिएगा, इसको मेंशन करना है एनी हाउ। ठीक है, इसके अनुसार क्या हुआ कि ये लोग क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत तेजी से उदित हुआ, मतलब बहुत तेजी से ये जो है उत्पन्न हुआ। तेजी से उत्पन्न हुआ। ठीक है, और 500 वर्षों के भीतर जो है ये मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया। ठीक है, 500 वर्षों के अंदर इसमें परिपक्वता आ गई। ठीक है, मैच्योरिटी आ गई। और साथ ही साथ इस सिद्धांत के समर्थकों ने यह भी माना कि मेसोपोटामिया के एक समूह ने आकर के जो है यहाँ पे जो है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में जो है शहरों की स्थापना की। ठीक है, तो क्या इनका मानना है, मेसोपोटामिया से आए एक समूह ने, ठीक है, यहाँ भारत के पश्चिमी भाग में जो है शहरों की या नगरीय सभ्यता की स्थापना की। पश्चिमी भाग में नगरीय सभ्यता की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की, इस तरीके का जो है मानना है। ठीक है, और ये जो है मेसोपोटामिया के विचार से उत्पन्न हुआ है। ये जो सिद्धांत है ये मेसोपोटामिया के विचार से उत्पन्न हुआ है। तो ये चीज़ मानना है। ठीक है, ये विदेशी जो लोगों का, ठीक है ना, विदेशी सिद्धांत। और इसका ये लोग जो तथ्य देते हैं वो उसका सहायक तथ्य क्या है, क्यों ये सब लोग ऐसा तथ्य दे रहे हैं, तो ये सब इसलिए अपना तथ्य दे रहे हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण था। और साथ ही साथ क्या क्या चीज़ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, एंड मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, दोनों में जो है सिक्कों का प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है और शहरीकरण का जो है वो कंडीशन जो है, स्थिति जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और दोनों में मोहरों में भाव चित्रात्मक शैली का यूज हुआ था। मोहरों में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो दोनों जो सभ्यताएं थी उसमें कांसा का प्रयोग था। और उसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इन सभ्यताओं में जो है समय अवधि और जीवन शैली दोनों की समानता देखने को मिलती है। जीवन शैली एंड समय अवधि, मतलब कि दोनों जो है समय अवधि मतलब दोनों का टेन्योर जो है लगभग समकालीन ही था। ठीक है, इसलिए जो है इसकी संभावना जो है व्यक्त की गई है, लेकिन इसके सिद्धांत के कुछ आलोचनाएं भी मिलती हैं। ठीक है, सिद्धांत की आलोचना क्या है,
तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पाई जो शहर थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा एक महत्वपूर्ण शहर था। तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में चीज़ें जो है ज़्यादा सुनियोजित थी। हड़प्पा की शहरीकरण ज़्यादा सुनियोजित, ज़्यादा प्लान्ड थी, ठीक है, ज़्यादा प्लान थी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेसोपोटामिया के लोग ज़्यादा धार्मिक थे एवं मंदिरों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन हड़प्पा में जो है मंदिरों की कोई स्थिति जो है उस तरीके की नहीं दिखाई पड़ती, ठीक है। मेसोपोटामिया में क्या था कि मंदिर ज़्यादा दिखाई देता है, धार्मिकता ज़्यादा था एवं मंदिर की संख्या अधिक दिखाई देती है, ठीक है। हड़प्पा में ये चीज़ नहीं था, ठीक है, हड़प्पा में ये चीज़ नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जो है दोनों तत्व जो है कम दिखाई पड़ते हैं। और मेसोपोटामिया की फसलें जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता की फसलों से अधिक ज़्यादा मतलब कि अच्छी थी, ठीक है ना, अच्छी थी इन द सेंस कि ज़्यादा सर्वोच्च थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो है इस तरह का जो है चीज़ नहीं था, और दोनों सभ्यताओं के बीच समानता की तुलना में जो है असमानताएं ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ को तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्वदेशी, कुछ स्वदेशी जो है लोगों का क्या मानना है, स्वदेशी सिद्धांत जो है क्या कहता है। स्वदेशी सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं, देसी विचार है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति का कुछ स्वदेशी सिद्धांत है। जैसे कि इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वदेशी सिद्धांत में वैदिक आर्यन का भी सिद्धांत जो है वो शामिल है, ठीक है। और इनका क्या मानना है कि ऋग्वेद का स्थापना जो है ये भगवान के द्वारा किया गया, इस टाइप का, ठीक है ना। तो इसमें जो जो वैदिक आर्यन सभ्यता को समर्थन देते हैं उसमें जो है एस आर रॉय है, ठीक है, टी आर रामचंद्रन है, ये नाम सब एकदम ध्यान रखिएगा, रामचंद्रन, के वी शास्त्री, ये 3 लोग का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनके अनुसार जो है हड़प्पा और हड़प्पा के जो लोग थे एवं वैदिक सभ्यताओं में जो लोग मिलते हैं इनके भी समानताएं थी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये लोग कह रहा है, ठीक है। साथ ही साथ कृषि की दोनों में प्रधानता थी, ऐसा माना जाता है। अब देखिए इसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में कृषि जो है, अगर हम लोग पूर्व वैदिक काल की बात करें, अर्ली वैदिक एरा का बात करें, तो उसमें कृषि जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं था, उसमें पशुपालन जो है प्रमुख कार्य हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद पूजा पद्धति के स्वरूप जो है तत्वों में आग, पशुओं, पेड़ों इत्यादि का प्रमुख स्थान, ठीक है ना। ये चीज़ देखने को मिलता है हड़प्पा में भी कि पशु हो गया, पेड़ हो गया, आग हो गया, इनका जो है स्थान देखने को मिलता है, ठीक है। और दोनों का भौगोलिक क्षेत्र जो है एक ही था, दोनों जो है एक ही क्षेत्र में रहते थे, मतलब कि दोनों सभ्यताओं का विकास हुआ, भौगोलिक क्षेत्र में समानता थी। इसके कारण जो है ये चीज़ जो है माना जा सकता है इनके अनुसार कि दोनों में समानताएं थी और कहीं न कहीं वैदिक आर्यन से ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थापना हुआ था। कुछ आलोचनात्मक पक्ष भी हैं। आलोचनात्मक पक्ष क्या है? बहुत आसान एक चीज़ में है, आप लोग भी सुने होंगे। आलोचनात्मक पक्ष क्या है? आलोचनात्मक पक्ष क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप देखिएगा, ठीक है? और वैदिक सभ्यता को देखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो पूर्ण रूप से इसमें जो है शहरीकरण जो है देखने को मिलता है ना? और वैदिक सभ्यता ग्रामीण था। तो ये सबसे बड़ा अंतर यही हो गया, ठीक है ना? और ये जो वैदिक लोग थे ये खानाबदोश थे, खानाबदोश, है ना? और ये जो थे देखिएगा इनका जो शहर जो था वो स्थानीय रूप से विकसित था, ठीक है? ये लोग खानाबदोश नहीं हुआ करते थे, ठीक है? और हड़प्पा की जो आर्थिक क्रियाविधि थी ये जो है, हड़प्पा की जो आर्थिक क्रियाविधि थी ये वैदिक लोगों से ज़्यादा बेहतर थी। आर्थिक क्रियाविधि वैदिक आर्यों से बेहतर थी। वैदिक आर्यों से बेहतर थी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है इसमें अंतर दिखाई पड़ता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि क्रमिक विकास का सिद्धांत के कारण भी जो है इसका स्थापना जो है यहाँ पे हुआ होगा।
तो क्रमिक विकास वाला कॉन्सेप्ट को कौन कौन मानता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। क्रमिक विकास का कॉन्सेप्ट को मानते हैं स्टुअर्ट पिगट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टुअर्ट पिगट, ठीक है। इसके अलावा रोमिला थापर इंडिया की ही थी, ठीक है ना। उसके अलावा अमलानंद घोष, ठीक है। एम आर मुगल, ठीक है। ये लोग जो कुछ लोग हैं, ये लोग जो है मानते थे, ठीक है। इनका मानना क्या था, क्रमिक विकास मतलब धीरे धीरे विकास हुआ। तो 3 सिद्धांत यहाँ बताए, ठीक है। अगर जब भी उत्पत्ति का सिद्धांत लिखने आए तो ये 3 उत्पत्ति का सिद्धांत एकदम आँख नाक खोल के एकदम लिख दीजिएगा, ठीक है। और रोमिला थापर क्या कहते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। ये स्टेटमेंट आपका यूज हो सकता है। रोमिला थापर कहती हैं कि विभिन्न संस्कृतियों जैसे, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, विभिन्न संस्कृति जैसे, अगर हम लोग बात करते हैं, जोब जगह का नाम है, क्वेटा पाकिस्तान में है, जगह का नाम है। यहीं पे इंडिया वाला सब जो है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में जो है स्ट्राइक किया था दबा के, ठीक है, क्वेटा, ठीक है। इसके अलावा नाल और कुल्ली, ठीक है, जगह का नाम है। यहाँ पर देखिएगा इन सब स्थानों पर जो है 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व जो है सभ्यताओं का थोड़ा सा कह सकते हैं उत्पन्न होना जो है दिखाई देता है, ठीक है। और इसी के आसपास जो है ये जो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो भी रहते थे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो राजस्थान का जो पूर्वी हड़प्पा क्षेत्र था, ठीक है, उसको जो है हड़प्पा सोथी संस्कृति कहते हैं। यहाँ पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। और सोथी मृत भांड और हड़प्पा मृत भांड में समानताएं थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान का जो सोथी मृत भांड मतलब मिट्टी से बना हुआ बर्तन, ठीक है, सोथी मृत भांड एवं हड़प्पा मृत भांड, ठीक है। मृत भांड से जो है दोनों के बीच जो है समानता दिखाई देती है। तो ये सब कुछ कारण थे जिससे ये पता लगता है कि लंबे समय से क्रमिक विकास के बाद जो है ये चीज़ें जो है विकसित हुई थी, ठीक है। इसी की तरह कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और भी बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग हो सकता है अपने कोर्स में पढ़े भी होंगे, अपने समय में पढ़े भी होंगे या किताब में पढ़े भी होंगे। 5,000 ईसा पूर्व जो है बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उत्पन्न हुई। इसमें ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान जो था, ये जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, ठीक है ना, यहाँ पे जो है कुछ तथ्य जो है ऐसे मिलते हैं, इसके जो तथ्य है कुछ ऐसे मिलते हैं जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के होने का पता चलता है या विकास का पता चलता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास का पता चलता है। और साथ ही साथ बोलन नदी के घाटी में, ठीक है ना, बोलन नदी घाटी, बोलन नदी घाटी का जो मृदा था, ऑब्वियसली बात है नदी है तो यहाँ पर जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा होगी, है ना। तो बोलन नदी घाटी में सिंधु और सिंधु क्षेत्र की उर्वरता, ठीक है ना, के कारण जो है इस क्षेत्र में जो है निवासी जो है निवास करने लगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिससे ये पता लगता है कि बहुत दिन से जो है ये धीरे धीरे जो है विकसित हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ लोग कुछ चीज़ें हैं, जैसे बात करते हैं तो औजारों का निर्माण, कृषि का निर्माण, ठीक है ना, ये एक क्रमिक विकास के तहत हुआ। और इन जगहों पर जो है इन्हीं क्रमिक विकास के कारण जो है लोग स्थिरता के साथ रहने लगे, ठीक है ना। तो ये उत्पत्ति का सिद्धांत है। जब भी उत्पत्ति के बारे में चीज़ें आए तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे उत्पत्ति, अगर हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति का कारक का बात करते हैं, तो जब भी कारक लिखने आए ना कोशिश कीजिएगा उसको इस तरीके का बांटने का, भौगोलिक कारक,
ठीक है। भौगोलिक कारक के बारे में बात करते हैं या भौगोलिक परिप्रेक्ष के बारे में बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे अधिकतर था। ठीक है। सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदी, सहायक नदी है। ठीक है। तो भौगोलिक कारक है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मृदा जो है वो उर्वरक थी। ठीक है। नदियों का विकास था। ठीक है। इसके अलावा आवासीय परिसर की स्थापना की जा सकती थी। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आजीविका के स्रोत उपलब्ध थे। ठीक है। इसके अलावा नदियाँ थी तो व्यापार के साधन थे। ठीक है। तो इस तरह के कई ऐसे भौगोलिक कारण थे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। तो इसके बाद कुछ ऐसे पुरातात्विक परंपरा थी जिसके कारण जो है ये चीज़ें जो है विकसित हुई। तो कारक में सिंपली ये तो हो गया भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण। ठीक है। इसके अलावा सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण। ठीक है। राजनीतिक कारण में क्या लिखिएगा, देखिए जब आप शहरों को देखिएगा, ठीक है ना, या उस समय का जो व्यापार का जो स्टैंडर्ड, ठीक है ना, मतलब कि कह सकते हैं जो उस समय स्टैंडर्ड सेट किए गए थे व्यापार के लिए, या फिर उस समय जो रहने की जो परंपरा थी या रहने की जो कला थी निवासियों की नगरों में, इससे एक चीज़ पता चलता है ना, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का प्रशासन था। उनके ऊपर किसी न किसी तरीके का प्रशासन था, और ये प्रशासन कहीं न कहीं राजनीतिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये प्रशासन कहीं न कहीं राजनीतिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो है आप लिख सकते हैं। आर्थिक कारण में ऑब्वियस सी बात है, व्यापार था। ठीक है ना, बंदरगाह थे। ठीक है। व्यापार के लिए आवश्यक साधन हुआ करते थे। कृषि था। ठीक है। इसके अलावा तांबा था, और बताए भी थे बहुत सारा चीज़, जैसे सोना था। ठीक है ना, तांबा सोना। ठीक है। इसके अलावा कई सारी चीज़ों का और भी व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से, सुमेरियन से, ठीक है ना, अरब से। तो इस तरह का चीज़ जो था वो अरब, सॉरी, मतलब कि मेसोपोटामिया के क्षेत्र से या दमिश्क के क्षेत्र से, ठीक है ना, सुमेरियन सभ्यता से। ठीक है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उस समय जो व्यापार की स्थिति थी उसके कारण जो है लोग जो है सर्वाइव कर पाते थे, अपना जीवन यापन कर पाते थे। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से उत्पत्ति हुई। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जो कारण है वो है भौगोलिक कारण, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे भौगोलिक स्थितियों से परिपूर्ण था जहाँ पे जो जीवन की उत्पत्ति जो है एवं उसका जीवन यापन सही तरीके से हो सकता था। ठीक है। सही तरीके से हो सकता था। इसके कारण जो है यहाँ पे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जीवन की सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। हालांकि इसके बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके बारे में अभी तक हम लोगों को जो उसमें का लिपि था उसके बारे में पढ़ा नहीं गया। तो फिर जो है उसके बारे में सटीक जानकारी जो है हम लोगों को मिल नहीं पाती। ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ठीक है। उत्पत्ति को जानने की कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौती क्या है, तो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है। इसके अलावा अधिकांश जो कह सकते हैं कि जो अधिकांश इतिहासकार रहे, ठीक है ना, उन्होंने शुरुआती स्थिति में क्या कैसी कंडीशन थी, कैसी स्थिति थी, उसके बारे में जो है अ, बहुत हद तक जो है पता नहीं लगा पाए, और इसके कारण जो है बहुत से जो पुरातात्विक स्रोत थे वो नष्ट होते गए। है ना, पुरातात्विक स्रोत जो है नष्ट होते गए, और खास स्थल में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का पाया जाना और उससे जुड़े हुए जो विभिन्न स्थल थे उनके बारे में स्पष्ट जानकारी जो है नहीं मिल पाती। ठीक है।
और प्रारंभिक चरणों में जो अवशेष मिले, ठीक है ना, उनमें कमी पाई गई। इसकी वजह से जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्पष्ट जानकारी जो है वो नहीं मिल पाती है। ठीक, कुछ चुनौतियाँ हैं, ठीक है। तो इस आंसर को अगर हम लोग कंक्लूड करना चाहें तो पहला भाग परिचय, तो परिचय बता दिए कैसे लिखिएगा, क्या-क्या शामिल होना चाहिए। मुख्य भाग बता दिए, मुख्य भाग में उत्पत्ति एवं उत्पत्ति का सिद्धांत और इसका कारक, ठीक है। कारक भी बता दिए, भौगोलिक, आर्थिक, यहाँ पे सामाजिक धार्मिक भी लिख सकते हैं, सोशियो रिलीजियस, और उसके बाद राजनीतिक। इसमें लिखने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद जो है चुनौती, चुनौती किस चीज़ का, उत्पत्ति के बारे में जानने में चुनौती, ठीक है ना। और फिर निष्कर्ष, निष्कर्ष कैसे लिखिएगा, उपयुक्त तो चर्चा से ये चीज़ साफ पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थितियाँ जो थी वो अनुकूल थी, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हो पाई, जिसमें भौगोलिक कारक जो है महत्वपूर्ण कारक थे। भौगोलिक कारकों में मृदा एवं नदी घाटी से लाई हुई मृदा एवं जीवन यापन के लिए नदियों द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी उपयोगिता जो है महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अच्छे तरीके से विकसित हो पाई, ठीक है। और इसके साथ ही साथ भारत के गौरवमयी इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण है, जिसकी कई सारी विशेषताओं का आज भी प्रयोग किया जाता है एवं जो व्यवस्था है, नगरीय व्यवस्था का आज भी जो है भारत में या फिर विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं आज भी प्रासंगिक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ माना जा सकता है कि ये जो सभ्यताएं हैं ये भारत में फली फूली हैं और भारत जो है इसका अनुसरण लंबे समय से कर रहा है। इस तरह का एक छोटा एक जो है निष्कर्ष जो है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी सभ्यताएं आई उसके लिए निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की जो कह सकते हैं कि ज्ञान थी, ठीक है ना, वो आगे ज्ञान में वृद्धि हुई और जिसके बारे में हमें भी पुरातात्विक स्रोतों एवं साहित्यिक स्रोतों से पता लगता है। इस तरह का चीज़ जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का ये वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जियोग्राफी का, ठीक है ना, तो इसको जियोग्राफी वाला क्वेश्चन जो है हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा कुछ काम है, उनको और भी क्वेश्चन प्रिपेयर करना है टेस्ट का, तो अभी आज के सेक्शन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को